तो कैसे हैं आप सब। आरआरबी एनटीपीसी का आज 17 तारीख का पहला शिफ्ट का आज का एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा हेल्थ इशू हो रहा है मेरा, तो जिसके कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसमें क्या है कि हमको मतलब जिस तरीक़ा का टॉपिक मिला है ना कि हाँ इससे सवाल आया था उससे सवाल आया था, तो हमने उसी टॉपिक से रिलेटेड सा सवाल बना दिया है। तो पहला सवाल बोला था कि आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था। तो इससे सवाल क्या बना, आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू डीपीएसपी। ये किससे रिलेटेड है? डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। तो उसके बाद फिर इसमें देखो डीपीएसपी आर्टिकल 39 का जो है वो कितना है, 39 सब क्लॉज ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें क्या है, लाइवलीहुड से रिलेटेड होता है। लाइवलीहुड से रिलेटेड ये कीवर्ड है, इसको ध्यान से रख सकते हैं आप। और फिर इसमें होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज 39 सब क्लॉज बी में होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और इसमें होता है इसमें होता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसमें होता है प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है। और इसमें होता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इससे 16 तारीख को एग्जाम कुछ सवाल इससे आया था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। ठीक है। बस फिर ई भी होता है, एफ भी होता है और जी भी होता है, समझ ना। तो ये सब आर्टिकल्स है। आर्टिकल 39 से तो देखो 39 से पूछ दिया, तो आप जो है इसको पढ़ करके जाओ, इसका पूरा सब क्लॉज पढ़ करके जाओ। ठीक है। इससे सवाल बन रहा है। हाँ देखो, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन हो गया, इक्वल राइट ऑफ लाइवलीहुड, ये लाइवलीहुड हो गया। तो इसका क्या है, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल, नॉन इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट बट आर फंडामेंटल गवर्नेंस। ठीक है। ये नॉन जस्टिसिएबल है, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, मगर फंडामेंटल राइट जो है और जस्टिसिएबल है। ठीक है, जस्टिसिएबल है। ठीक। तो आगे चल, ऊटी वर्सेस कोयम्बटोर क्लाइमेट से रिलेटेड है। ऊटी इज़ कोल्डर देन कोयम्बटोर डिस्पाइट ऑन द सेम लैटिट्यूड। सेम लैटिट्यूड पे है ऊटी और कोयम्बटोर, मगर क्या है कि ये क्या इस तरीक़े से इस पे सेम लैटिट्यूड पे है। ये इस तरीके से जो रिंग बनता है वो लैटिट्यूड बनता है, ऊपर से जो जो रिंग बनता है वो लॉन्गिट्यूड बनता है ना, इस तरीके से। इफ़ यू ड्रॉ क्लियर पिक्चर है, तो ये इस तरीके से जो बनता है ये लैटिट्यूड रहता है, और जो सेंटर से जो पास करता है वो लॉन्गिट्यूड होता है ना। तो सेम लैटिट्यूड पे है, ऊटी भी है और कोयम्बटोर भी है, मगर क्या बोल रहा है कि ऊटी कोल्डर है मगर कोयम्बटोर कोल्डर नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या है, अल्टीट्यूड डिफरेंस। क्योंकि ऊटी जो है वो हाइट पे है, बोथ लाई नियरली सेम लैटिट्यूड, सो दे रिसीव सेम सनलाइट, बट ऊटी इज लोकेटेड 2200 मीटर अबव द सी लेवल वाइल कोयम्बटोर इज इन प्लेन्स। ठीक है। और हमको क्या मालूम है कि टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीजेज विथ हाइट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। पर 1000 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो मेरा टेम्परेचर कितना डिक्रीज़ होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा। मगर ये कहाँ तक वैलिड है, ये ग्राउंड से ट्रोपोस्फेयर तक वैलिड है। ठीक है। फिर ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर तक बढ़ता है, तो ग्राउंड से ट्रोपोस्फेयर तक ये वैलिड है कि हर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वो घटता है, टेम्परेचर घटता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। मतलब इसका पूरा क्या हो जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट। तीसरा सवाल था मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इन यूएसए। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इन यूएसए इज़ मेनली फाउंड इन विच स्टेट। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है किस स्टेट में पाया जाता है, वो पाया जाता है कैलिफोर्निया में। जैसे नॉर्दर्न जो नॉर्थ अमेरिका जो है यहाँ पर कैलिफोर्निया है। इस तरीका का जो स्टक है ना मेरा,
ये नॉर्थ अमेरिका है और ये वाला साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पर कैलिफोर्निया है। तो क्या बोला, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज़ करेक्टराइज्ड बाय हॉट ड्राई समर, माइल्ड वेट विंटर। तो देखो अगर ये तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, अगर हम एशिया का बात करें तो यहाँ पर क्या है, मेडिटेरेनियन है, ठीक है, इधर मेरा और यूरोप है, इधर मेरा अफ्रीका है। तो क्या होता है, ड्यू टू सी का मूवमेंट की वजह से यहाँ पर जो आसपास का जो क्लाइमेट है सेम, सी का मूवमेंट की वजह से यहाँ पर का भी आसपास का क्लाइमेट सेम है, समझा, तो इसीलिए कैलिफोर्निया बेस्ट है, ठीक है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, इन द यूएसए दिस टाइप इज़ मेनली फाउंड इन द कैलिफोर्निया वेस्ट कोस्ट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द कोल्ड ओशियन करंट। तो बताया कि ओशियन करंट की वजह से होता है, तो ये जो करंट है वो कोल्ड ओशियन करंट्स है। वेस्टर्लीज ब्रिंगिंग विंटर वाटरफॉल, वेस्टर्लीज जो जेट होता है वो ब्रिंगिंग विंटर वाटरफॉल, विंटर में पानी पड़ाता है, तो उसका विंटर में पानी पड़ने का रीजन क्या है, वेस्टर्लीज, ठीक। चौथा पॉइंट है मेरा सोशलिज्म टर्म, ठीक है, चौथा रीज़न है मेरा सोशलिज्म टर्म एडिशन, ठीक है। द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय विच अमेंडमेंट, बाय द, आंसर हो जाएगा मेरा बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक। तो ड्यूरिंग 42nd अमेंडमेंट एक्ट में प्रीएम्बल में तीन टर्म ऐड हुआ था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट मीन्स रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड इंश्योरिंग वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स, ठीक, ये हो गया सोशलिस्ट। पांचवा मेरा पॉइंट है, पांचवा है कि बहादुर शाह जफ़र का डिपोटेशन से रिलेटेड था। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 बहादुर शाह जफ़र वाज डिपोटेड टू रंगून। ये रंगून कहाँ है, ये रंगून है म्यांमार में, म्यांमार में है, प्रेजेंट डे म्यांमार। आफ्टर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था दिल्ली से, जो रिवोल्ट किया था कौन, बहादुर शाह जफ़र था, समझा। तो उस समय के फिर क्या किया, तो ब्रिटिश एंडेड द मुग़ल रूल, वो ब्रिटिश मुग़ल रूल भी एंड कर दिया, उसके बाद फिर कंपनी रूल भी ख़त्म कर दिया। कंपनी रूल इज़ ऑल्सो एंडेड, कंपनी रूल भी एंड कर दिया। और वो कंपनी रूल एग्जैक्ट कब तक एंड हुआ, 58 के आसपास में एंड हो गया था, आखिरी तक एक एक्ट पास हुआ और जो कंप्लीट पावर था वो क्राउन को मिल गया। बहादुर शाह जफर वॉज कैप्चर्ड एंड एक्साइल्ड टू रंगून म्यांमार। ही डाइड देयर इन 1862 मार्किंग द एंड ऑफ द मुगल डायनेस्टी। 1862 में वो मर गया और फिर मार्किंग द एंड ऑफ द मुगल डायनेस्टी। छठा क्वेश्चन है राजा तरंगिनी बुक। द बुक राजा तरंगिनी वॉज रिटन बाय कल्हाना, ठीक है, इसको लिखा था कौन, कल्हाना, रिटन बाय द कल्हाना इन 12th सेंचुरी। इट इज़ ए हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर किंग्स। ये कौन सा, कल्हाना कश्मीर किंग्स का क्रॉनिकल से रिलेटेड था, कश्मीर का जो राजा था उसका क्रॉनिकल था, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। इंपॉर्टेंट, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट इन इंडिया विथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अनलाइक मेथोडोलॉजिकल टेक्स्ट। आगे सातवां पॉइंट है मेरा आर्टिकल 239 से रिलेटेड। आर्टिकल 239A डील्स विद द पंचायती राज, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, क्रिएशन ऑफ द लोकल लेजिस्लेचर फॉर द यूटीज एंड एमरजेंसी प्रोविजन। तो आंसर मेरा क्या हो जाए, क्रिएशन फॉर द लोकल लेजिस्लेचर, ठीक है। आगे तो इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ, 39A प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन सम यूटीज, एग्जांपल पौंडीचेरी। इट गिव्स लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस कंपेयर टू स्टेट्स। अच्छा, 16 तारीख को पौंडीचेरी जो है, क्या बोला था कि पौंडीचेरी को कंट्रोल कौन करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, या फिर कौन, इस टाइप का एक सवाल आया था 16 तारीख का शिफ्ट में। तो देखो यूटी का एक सवाल पूछ दिया है, 16 तारीख को भी पूछा और 17 तारीख में भी उससे रिलेटेड सवाल पूछ दिया, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। आठवां है स्कीम से रिलेटेड, जल जीवन मिशन, ठीक है। तो जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड, जल जीवन मिशन इज एम्स टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, रूरल हाउस होल्ड तक पीने का पानी का पहुंचाना। एक्सप्लेनेशन, जल जीवन लॉन्च कब हुआ था, इट वाज लॉन्च इन 2019। इट्स गोल इज़ हर घर जल, टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। फोकस एरियाज क्या है इसका, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक।
फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, इट टारगेट्स रूरल इंडिया नॉट अर्बन। जल जीवन मिशन जो है ओनली टारगेट रूरल, ओनली रूरल को टारगेट करता है ये, और अर्बन को टारगेट नहीं करता है। आगे बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन। ठीक है, तो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वॉज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक दिया था। तिलक वॉज ए लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन कांग्रेस। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट का फेज जो था वो मेरे ख्याल से 1909 से 1919 तक चला था। समझ, ये एक्सट्रीमिस्ट फेज चला था। प्रमोटेड सेल्फ रूल, स्वराज एंड मास पार्टिसिपेशन। ठीक है, दिस स्लोगन इंस्पायर्ड स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट फीलिंग ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक, और बाल गंगाधर तिलक का जो है अगर देखा जाए तो इसका ये कौन कौन सा बुक लॉन्च किया था, एक लॉन्च किया था मराठा इन इंग्लिश, और एक था कौन सा, एक और ये न्यूज़पेपर था, कौन था, चलो ये तो ध्यान में हमको नहीं आ रहा, मगर आप इसको देख लेना कि वो कौन सा न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे, है ना। 10th पॉइंट था नेगेटिव ग्रोथ रेट। 2011 से 2010 के बीच में नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या हुआ। ठीक है, विच स्टेट रिकॉर्ड्स अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 to 2011 सेंसस। कौन था वो, नागालैंड का नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ था, मतलब पॉपुलेशन घटा था, बढ़ा नहीं था। नागालैंड शोड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन सेंसस 2011, रीजन माइग्रेशन। ठीक है, पॉसिबल डेटा डिस्पेंसरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंडियन सिटीज शोज पॉजिटिव ग्रोथ, सो दिस इज एन एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन। मोस्ट स्टेट में ग्रोथ जो है वो बढ़ा था, मगर नागालैंड में ग्रोथ नहीं बढ़ा था। ठीक है, वो डिक्रीज हुआ था। तो देखो, एक एक्सट्रीमिस्ट से सवाल आ गया, यहाँ पर किससे आ गया, मॉडरेट से सवाल आ गया। तो द मॉडरेट्स इन द अर्ली फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड विच मेथड। ठीक है, मॉडरेट्स अर्ली फेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है कौन सा मेथड किया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड अप्रोच किया था। उसका लड़ाई झगड़ा का कोई हिसाब नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनली और पीसफुली जो है वो कंट्रोल चाहता था। समझ में, वो भी वो पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। उस समय तक वैसा कोई बात नहीं आया था कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए या फिर स्वराज चाहिए, उस तरीका को कोई बात नहीं आया था। ठीक है, सिर्फ इसी से रिलेटेड था। एक्सप्लेनेशन, मॉडरेट जो है 1885 से 1905 था, बिलीव्ड इन। ठीक है, ये 1905 तक जब पार्टीशन हुआ था 1905 में, उसी टाइम से क्या हुआ कि मॉडरेट्स का टाइम ख़त्म हो गया, एक्सट्रीमिस्ट स्टार्ट हुआ। ऊपर में हम जो है थोड़ा गलत बोल दिए, 1909 लिख दिए, 1909 नहीं है, 1905 है, सॉरी फॉर दैट। ये क्या है, 1905 है। ठीक है, तो पिटिशन, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट्स, ये सिर्फ इसी चीज़ पे बिलीव करता था। वर्किंग विद ब्रिटिश लॉ, वो ब्रिटिश के कानून पे विश्वास रखता था और क्रिटिसाइज़ करना चाहता था, मगर ब्रिटिश को हटाना नहीं चाहता था। उसमें लीडर्स कौन थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। फॉलोड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, नॉट वायलेंस। ठीक, उसके बाद एक सवाल आया है मेंडल्स लॉ, गैमेट्स रिलेटेड। मेंडलीव से एक सवाल था 16 तारीख को, आज जो है मेंडल से रिलेटेड। विच लॉ ऑफ मेंडल स्टेट्स दैट एलेल्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। एलेल सेपरेट कब होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोलता है कि सेग्रीगेट मतलब होता है अलग अलग कर देना, सेग्रीगेट कर देना। ठीक है, डोमिनेंस मतलब होता है कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, समझ आया ना। तो सेग्रीगेशन से क्या बोलता है कि जो सेपरेट हो जाता है, एलेल्स जो है सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, जब गैमेट बनता है तो दोनों सेपरेट हो जाता है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन में अगर देखें तो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 एलेल्स फॉर अ ट्रेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, दीज एलेल्स सेपरेट, सो ईच गैमेट कैरीज ओनली 1 एलेल्स। तो आज ईच गैमेट जो है एक एलेल्स लेता है, और ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, 13 में
क्या बोला, फिजिकल पॉलिसी ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन के टाइम में फिजिकल पॉलिसी, विच फिजिकल पॉलिसी इज जनरली एडॉप्टेड ड्यूरिंग अ रिसेशन, रिसेशन के टाइम में कौन सा फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट किया था, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ड्यूरिंग रिसेशन लो डिमांड अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन के टाइम में क्या हो रहा था, डिमांड भी कम हो गया था और अनएम्प्लॉयमेंट था, तो गवर्नमेंट इंक्रीजेज स्पेंडिंग एंड रिड्यूसेस टैक्सेस, गवर्नमेंट क्या किया था, स्पेंडिंग को बढ़ा दिया था और टैक्स को घटा दिया था। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज टू बूस्ट डिमांड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। विलेजेस इन बिंदुसार पीरियड, तो विलेजेस इन बिंदुसार पीरियड, तो मौर्यन पीरियड में बिंदुसार एडमिनिस्ट्रेशन एट द विलेज लेवल वाज हेडेड बाय ग्रामिका, इसको हेड कौन करता था, ग्रामिका। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ग्रामिका वाज द विलेज हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड टैक्स कलेक्शन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मौर्यन हिरार्की से हर एग्जाम में लगभग सवाल इससे पूछा ही जाता है ना। तो पिछले साल भी आया था, इस साल भी आ ही रहा है, तो काइंडली फोकस ऑन दिस पार्ट। आगे 15 पॉइंट है, कन्नौज एंड गुर्जर प्रतिहारा। तो कन्नौज वाज अ मेजर सेंटर ऑफ पावर अंडर विच डायनेस्टी, कन्नौज वाज द मेजर सेंटर ऑफ पावर ड्यूरिंग गुर्जर प्रतिहारास। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारास क्यों बोलते हैं, कि गुजरात का मतलब कुछ हिस्सा गुजरात का भी उसमें इंक्लूडेड था, इसीलिए इसे उसको गुर्जरा प्रतिहारास कहा जाता है। कन्नौज बिकम द इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, तो ट्राइपार्टाइट क्या था, एक गुर्जर प्रतिहारास था, गुर्जर प्रतिहारास, फिर पालास था और फिर राष्ट्रकूटास। आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा हल्ला हो रहा है गाइस, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास, ये 3 में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था। तो गुर्जर प्रतिहारास कंट्रोल कन्नौज फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड, गुर्जर प्रतिहारास जो है हाँ फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड। आगे पावर ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर का पावर, हु एक्सरसाइज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव पावर जो है कौन एक्सरसाइज करता है, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर में पीएम भी आता है और उसके साथ जो बाकी जो मिनिस्टर है उस जिसको अपॉइंट करता है कौन, पीएम ही अपॉइंट करता है, वो टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट इज ए नॉमिनल हेड। ठीक है, इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड, रियल पावर लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद फिर वो जैसे होम मिनिस्टर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और बाकी सब जो है वह पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर टेक की पॉलिसी डिसीजंस। 17 का पॉइंट में क्या है, कॉपर इन हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन में कॉपर, तो कॉपर यूज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच रीजन और स्टेट, कौन से रीजन से मिलता था, राजस्थान से हम लोग को उस समय कॉपर मिलता था। अभी भी राजस्थान से कॉपर निकलता है, मेजर कॉपर निकलता है, मगर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर में है, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड का कुछ हिस्सा हो गया, ये सबसे ज़्यादा कॉपर निकलता है। मेजर कॉपर सोर्स खेतरी माइंस राजस्थान। ठीक, हड़प्पन यूज कॉपर्स फॉर टूल्स, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स, ब्रोंज इज इक्वल्स टू कॉपर प्लस 10 इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट। इससे सवाल पूछा था, है ना क्या सवाल पूछा था, इससे सवाल पूछा था कि हड़प्पन से जो है पिछला साल इसका सवाल आया हुआ है कि हड़प्पन जो है कौन सा टूल्स इस्तेमाल करते थे, ब्रोंज करते थे, आयरन करते थे, स्टील करते थे, ये सब। तो आंसर क्या है, ब्रोंज। देखो इस साल भी इससे सवाल पूछ दिया। 18 में क्या है कि बैरन आइलैंड लोकेशन, बैरन आइलैंड का लोकेशन क्या है, तो बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज़ लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार। बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड है। तो बैरन आइलैंड इन इंडिया इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो, इंडिया का जो एक्टिव वोल्केनो, सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, वो कौन है, बैरन आइलैंड में। ठीक है, और वो कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक,
तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू गाइज, काइंडली ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज़ प्रो एजुकेशन जीरो, है ना। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और हम लोग उसमें जो है प्रॉपर एनालिसिस करते रहेंगे। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हम इसको मतलब इस वक्त के साथ नहीं चल पा रहे हैं, और आज का जो लेक्चर में ये पूरा इंग्लिश हो गया है, मगर नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि इसको हिंदी में भी रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखना है। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।